अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज 27 मार्च है और बुध की सुबह है। अब तक जो कल रात से अब तक की जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही, वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो पीटीआई का जो जलसा होना था 30 मार्च को, पहले 23 मार्च रखा गया, फिर वो 30 मार्च कर दिया गया था और उसके बाद उसकी डेट जो है वो चेंज करने की बातें हो रही थीं। कल रात जो एक लेटर लिखा गया था, जो जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था, उस पे चल के मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ आगे। मगर होपफुली उसके असरात ये होने लगे हैं कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जो जजेस का लेटर आया है उसका मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मगर मेरी अपनी राय ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। आज जब ये इसकी हियरिंग हो रही होगी तो उनको ये इजाज़त दे दी जाएगी। क्योंकि हुआ क्या है, कल ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल जो है उसमें एक लेटर लिखा है। अच्छा जी, उसमें लेटर तो लिखा है। अब 6 के 6 जजेस ने एक तरफ हैं और बाकी 2 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो एक तरफ हैं। जो जो ख़त लिखा है उसके मैं मतन आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके अंदर जो बवाज़े तौर पे कहा गया है ये कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, ज़ाहिर-सी बात है उनका इशारा जो है वो ख़ास तौर पे आईएसआई की तरफ है, कि वो हमारे जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर असरअंदाज़ होते हैं। हमें बहुत सारे तरीक़ों से थ्रेट किया जाता है। हमें हमारे घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, हमारे अज़ीज़ों को पकड़ लिया जाता है। इसकी तफ़सील मैं आप लोगों को बताता हूँ, मगर ये ख़त जो 6 जजेस ने लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा को लिखा है ये ख़त इन्होंने। उसके अलावा ये ख़त जो है मुनीब अख्तर साहब को लिखा है इन्होंने, और मंसूर अली शाह साहब को लिखा है उन्होंने, जो ये चीफ़ जस्टिस हैं। उसके अलावा ये ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब को लिखा है, और पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी लिखा है, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको भी ये ख़त गया है। और उसके ऊपर उन्होंने वाज़ह कहा है कि हम लोगों को ये बताया जाए कि ऐसे में हम क्या करें जब हम ये प्रूफ़ नहीं कर सकते हैं कि ये जो आईएसआई है और जो पाकिस्तान की एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, हम लोगों को थ्रेट करती हैं। एक जज साहब ने जो जो ख़त का मतन है, मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर रहा हूँ कि उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरा जो सरकारी घर था, जो मुझे सरकारी घर दिया गया, उसकी जब रेनोवेशन हो रही थी तो उसके एक जो पोर्च होता है वहाँ पर एक बल्ब था, एक एक फ़ानूस टाइप का वो लगा हुआ था, उसके अंदर से एक कैमरा निकला है। उस कैमरे के अंदर एक सिम भी थी। इसका मतलब है कि वो कैमरा रिकॉर्ड करके कहीं पर इंस्ट्रक्शन भेज रहा था। तो उसके बाद एक और जज ने ये लिखा है कि उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ को, आईएसआई वालों ने सादा कपड़ों में जो लोग थे उन्होंने उठाया, उनको ले गए और बाद में अपना तारुफ करवाया कि हम आईएसआई से हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ को करंट लगाया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और उनसे फिर उन्होंने कहा कि ये वो केस था जब इमरान खान साहब का एक केस आया था टेरियान वाइट के हवाले से, उसके ऊपर मेरे फ़ैसले पर नज़रअंदाज़ होने की कोशिश की गई है। इस तरह के जजेस ने क्लेम किया है। तो उसके बाद एक एक भूचाल-सा है पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके अंदर। देखते हैं कि आमिर फ़ारूक जो हैं वो क्या करते हैं, क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करते हैं, मगर ये हैपनिंग पाकिस्तान में हो रही है इस टाइम। अब देखें जजेस कहाँ जाते हैं, इससे एक एक और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, मगर पीटीआई को एक नई ज़िंदगी मिली है, जो वो ये कहते आ रहे हैं कि हमारे जो केसेस हैं उसके उनमें इंसाफ नहीं हो रहा है, उसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे हैं, उसके ऊपर एजेंसियाँ नज़रअंदाज हो रही हैं। उनके इमरान खान की जो बातें थी कि ये कोर्ट तो जिन्होंने उसमें कहा था कि ये कोर्ट, एक नशिश में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये कोर्ट तो खुद आज़ाद नहीं है, मुझे क्या इंसाफ देंगी। तो उनकी बातें समहाउ सही होती हुई नज़र आ रही हैं। देखते हैं ये आने वाले वक़्तों में ये क्या रुख लेता है मामला, मगर ये पाकिस्तान की जो एक हिस्ट्री है अदलिया की, उसके अंदर हिला देने वाला वाक़या है। लेट्स सी कि आज इसके ऊपर और क्या अभी इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, इतना ये कोई डिस्कस हुआ नहीं है 1-2 प्रोग्रामों के अलावा। तो आज और कल इसमें बड़े अहम रहेंगे। अच्छा जी, दूसरा जो एक बड़ा दिल दुखा देने वाला वाक़या हुआ है,
उसमें मैं थोड़ा-सा लंबी आप लोगों से बात कर लूँ शायद। देखिए शांगला के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने खुदकश बमबार जो थे, उन्होंने चीनी जो एक इंजीनियर है, उनकी जो बस जा रही थी इस्लामाबाद से काफ़िले की शक्ल में दासू डैम की तरफ, वहाँ पर उन्होंने उसको बस को निशाना बनाया, बस से जाकर अपनी गाड़ी टकराई है, और जब वो गाड़ी टकराई है, धमाका हुआ है और आग लगी है, तो वो एक खाई में गिर गई है। इसमें 4 इंजीनियर, चीनी इंजीनियर जो थे वो मारे गए हैं। एक खातून इंजीनियर थी, वो भी मर गई हैं इसके अंदर धमाके में, और एक पाकिस्तानी जो इनके ड्राइवर थे, वो भी ये शहीद हुए हैं। अच्छा, ये धमाका तो हुआ, आप देखें ये बहुत लिमिटेड टाइम में 2 हफ्तों के अंदर ये तीसरा धमाका है। कल मैंने बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर एक जो बेस है, एयर बेस है, उसके ऊपर घुसने की बलोच बीएलए के दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की है, और उनको मार गिराया गया था। मगर कल रात को एक स्टेटमेंट बीएलए के ने दिया है कि हमने पाकिस्तान के कोई 30 से ज़्यादा जवान मारे हैं, और ये मुझे लगता है कि ये खाली अपनी हौसला अफ़ज़ाई के लिए उन्होंने ये भड़क मारी है, या अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि ये 4 दहशतगर्द, जो आईएसपीआर का बयान है कि ये 4 दहशतगर्द बाहर ही मारे गए हैं, और इसमें 2 सिपाही शहीद हुए हैं। तो उसके अलावा बीएलए ने ये भी बोला है कि हम जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, उस पे जो कब्ज़ा है वो छुड़वाना चाहते हैं। बात ये है कि आपके जो आका जो आपको कहते हैं, आप खाली वो आकर बयान कर देते हैं, और मुझे गुमान है कि ये इसमें वो लोग भी होंगे जो मारे गए हैं 4, जो आप जिनको मिसिंग पर्सन कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था चीनी इंजीनियरों की। जब चीनी इंजीनियरों की जो गाड़ी जो बेचारे शहीद हुए हैं, इसके अंदर बस को आग लग गई। देखिए, ये बहुत लिमिटेड टाइम में हमारे ऊपर 3 हमले हुए हैं। ये शांगला का वाक़या हो गया, इससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ़ का जो शहीद का वाक़या हुआ, वो हुआ। उसके बाद ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ। ये पाकिस्तान ने जो अटैक करा था अफ़गानिस्तान के, उसके बाद से ये होना शुरू हुए हैं। देखें, बात ये है कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? आईएमएफ ने अभी पाकिस्तान से ये कहा है कि आप जो सीपैक है, उसके ऊपर आप जो हैं वो कोई मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बजट नहीं रखेंगे। आईएमएफ ये चाहता है कि सीपैक पे काम ना हो, भारत ये चाहता है कि सीपैक पे काम ना हो, ईरान ये चाहता है सीपैक के पे काम ना हो। तो हमारे अमेरिका ये चाहता है, सबसे बड़ा अमेरिका ये चाहता है कि सीपैक पे काम ना हो। तो हमारे जो दुश्मन हैं, वो तो सारे एक हुए हुए हैं, और हम लोग अपने मुल्क के अंदर एक नहीं हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो नवाज़ शरीफ से लड़ रहे हैं, नवाज़ शरीफ वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना माल बनाने के चक्कर में लगी हुई है। तो हमारे अंदर तो एक है नहीं। हम उनके सामने ना आईएमएफ के सामने खड़े हो सकते हैं, ना इंडिया के सामने खड़े हो सकते हैं, ना ईरान के सामने खड़े हो सकते हैं। अभी आप कल देखिए, कल अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके अंदर उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि ईरान से जो भी पाकिस्तान को इनडायरेक्टली पैगाम देखिए आप क्या दिया जा रहा है कि ईरान से जो भी वो तिजारत करेगा या ट्रेड करेगा, उसको नताइज भुगतने पड़ेंगे, वो सैंक्शंस भी हो सकती हैं इकॉनमी। तो उन्होंने बेसिकली तो पाकिस्तान ही करना चाहता है, वहाँ पर गैस लाइन बिछाना चाहता है, वहाँ से सस्ती, दुनिया के अंदर दूसरा मुल्क है जिसके अंदर कुदरती गैस के अंबार लगे हुए हैं, और पाकिस्तान वहाँ से सस्ती तरीन गैस ख़रीद सकता है, मगर इजाज़त नहीं है। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, ये सरकार जो है वो लाई गई है फॉर्म 47 की सरकार, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे। तो ऑब्वियस होना है कि वो फिर ये गैस नहीं खरीदेंगे। आप देखें, इंडिया को जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो रशिया के पास जाता है, तेल ख़रीदता है, कोई मना नहीं करता अमेरिका। मगर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वही कहते हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ना करे। अब मुझे इमरान खान साहब की बात याद आती है कि वो क्या कहते थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं। देखें, मैं फिर बोलूँ कि मेरा पीटीआई से कोई वो नहीं है, मैं उनका स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मगर बात तो वो सही करते थे। बात जो भी करे वो सही सही बात करेगा, हम उसके साथ स्टैंड करेंगे। तो इमरान खान सही कहते थे कि हम तो ग़ुलामों से बदतर हैं। मतलब अमेरिका ने बोल दिया हम अपनी ज़रूरत की चीज़, आप देखें किसी ज़माने में 1,500 रुपये बिल आता था गैस का, अब वो बिल 20,000, 25,000, 30,000 आ रहा है। एक तरफ 70-80 हज़ार आपका गैस बिजली का बिल आ रहा है। जुलाई में आप महंगाई करने वाले हैं, पेट्रोल आपका
70-80 रुपए बढ़ने जा रहा है, मतलब 300 रुपए को क्रॉस करने जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? मतलब आप अमेरिका को भी जवाब नहीं दे सकते हैं, आप ईरान को भी जवाब नहीं दे सकते हैं, आप भारत को भी जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आपके जो पासपोर्ट की हालत हो गई है कि खाली सोमालिया से ऊपर है, तो बिल्कुल इसके अंदर तो कोई वो नहीं है कि ऐसा ही होना था आपके साथ। तो ये 2-3 खबरें मैंने आपको इस छोटे से वक़्त में दे दी कि ये अमेरिका भी ये चाहता है कि सीपैक ना बने, इंडिया भी ये चाहता है सीपैक ना बने। तो और हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम जो दहशतगर्द हैं, उनको ज़िंदा पकड़ नहीं सकते हैं, पकड़े जाते नहीं हैं या पकड़ नहीं सकते हैं। इसका देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उससे एक ले रहा हूँ थोड़ा-सा तज़िया कि जो कल परसों रशिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर 4 बंदे घुसे हैं और घुसकर उन्होंने तकरीबन 150 के करीब बंदों को मारा है। और तो उन चारों दहशतगर्दों को ज़िंदा पकड़ा गया है, उन चारों को ज़िंदा पकड़ा गया है, उसके अलावा उनके नेटवर्क को पकड़ा गया है, जिसके अंदर टोटल 11 बंदे हैं। और अमेरिका मीडिया ने चीखना शुरू कर दिया था फ़ौरन ही कि ये इस्लामिक टेररिस्ट हैं, इवन दो कि ये ताजिक बंदे हैं। अफ़गानिस्तान के ताजिक हैं, अफ़गानिस्तान में जो ताजिक रहते हैं। और आप उनकी शक्लें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेड़ हैं। मतलब कहीं से आपको गुमान नहीं होगा कि कोई मुसलमान है। और आईएसआईएस के बारे में मैं शुरू से कहता आया हूँ कि ये अमेरिका की ऐसी बनाई हुई तंज़ीम है जो रातों रात खड़ी कर दी थी अमेरिका ने। और इज़राइल और अमेरिका के गठजोड़ से ये बनी थी। और ये उन वो ये इस्तेमाल होती है जहाँ अमेरिका और इज़राइल कहते हैं। तो जो अलेक्जेंडर हैं, एफएसबी जो उनकी तंज़ीम है, उनकी एजेंसी है रशिया की, जिस तरह हमारी आईएसआई है उनकी एफएसबी है। उनके जो चीफ़ हैं उन्होंने कहा है, अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि हम अच्छी तरह पता है कि ये इसमें इस्तेमाल आईएसआईएस वाले हुए हैं, मगर उनको इस्तेमाल करने वाले जो हैं रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड और एक और मुल्क का नाम लिया कि इसमें ये लोग, और यूक्रेन, ये लोग शामिल हैं। क्योंकि इन चारों बंदों ने बिल्कुल सेटअप करा हुआ था कि इन्होंने यहाँ पर फायरिंग करनी है, बंदों को मारना है और फिर यूक्रेन निकल जाना है। तो देखें उन लोगों ने तो पूरा नेटवर्क पकड़ लिया, ताजिकिस्तान से बंदे उठा के लिया है। मगर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौजी उनको मार देते हैं, वासिल जहन्नम कर देते हैं, या जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें कि उनको गरक कर देते हैं। मगर जड़ तो ख़त्म नहीं हो रही है। इसमें इंडिया भी मुलविस हो सकता है, तो हम कुछ बोलते क्यों नहीं है कि इसके अंदर इंडिया है, खुला क्यों नहीं बोलते हैं? अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, जो वो पाकिस्तान पे इतनी सैंक्शंस लगाता है? वो क्यों नहीं हमें ये जो कॉरिडोर है ये नहीं बनाने देता हमें? तो बहरहाल ये जो 5 बंदे मरे, इसके बड़े बुरे इम्पैक्ट आने वाले हैं। मैं बार-बार ये पढ़ रहा था, सोच रहा था कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये 2024 के अंदर नहीं हुआ है, 2021 के अंदर भी ऐसा वाक़या हुआ था। जब चीन के एक बस के ऊपर उनके इंजीनियरों को मारा गया था, और उस टाइम बीजिंग ने कहा था कि आप लोगों को सख्त एक्शन लेना है। और उसके बाद एक पूरी ब्रिगेड लगा दी गई थी आर्मी की, जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट कर्नल करते हैं। और उसके बाद भी ये धमाका हो गया। हालाँकि पाक फ़ौज की पूरी एक ब्रिगेड इनकी सिक्योरिटी के ऊपर फ़िक्स है, और उनके होते हुए ये सिक्योरिटी लैप्स कहाँ से हुआ है, ये देखना पड़ेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब कल जो चाइना की एम्बेसी है वहाँ गए हैं, एम्बेसडर से मिले हैं, उनसे कंडोलेंस की है। और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दरमियान जो ये दरारें डालने की कोशिश की गई है, उसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उसके अलावा आईएसपीआर ने भी बयान दिया है, आर्मी चीफ और सदर ने भी बयान दिए हैं कि ये पाकिस्तान को और चीन की दोस्ती को कमज़ोर करने की साजिश है। देखें, साजिश तो है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। क्योंकि कोई पाकिस्तान को तो आप एक साइड पे रखें, आप जहाँ मैं रहता हूँ, और या अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, अगर इनके रिहायशी किसी दूसरे मुल्क में भी होते हैं तो ये अपने बंदों की हिफाजत करते हैं। तो चाइना जो एक सुपर पावर के मुकाम पे खड़ा है, वो अपने बंदों की हिफाजत क्यों नहीं करेगा? वो कोई ना कोई एक्शन तो लेगा, और ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। बस पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, अल्लाह करे।
इमरान खान के हवाले से बात करता हूँ। कल सहाफ़ियों से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा है कि हम पावर के अंदर आएँगे और आकर इसकी तहकीक करेंगे कि डोनाल्ड लू को किसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमारी गवर्नमेंट को साइड पे किया जाए। उसके अलावा इमरान खान ने ये भी बोला है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क छोड़ के भागते हैं। उसके अलावा बुशरा बीबी भी कल बहुत गुस्से में रही हैं, इमरान खान साहब की वाइफ़, और उन्होंने कहा है कि मेरे शहद के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मिलाई थी जिससे मेरी हालत ख़तरे में आ गई थी, मेरा गला ख़राब हो गया था। इस तरह की बातें की। उसके बाद उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि अगर इमरान खान साहब अभी तो बिल्कुल फ़िट हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो आसिम मुनीर होंगे, फैसल नसीर होंगे या नदीम अंजुम होंगे। ये आईएसआई के चीफ़ हैं और जीडीसी हैं एक। तो उन्होंने बड़ा खुलकर गुस्से के अंदर उन्होंने बात की है, क्योंकि ये बात कल सुबह की है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह इसका पता चल गया होगा। तो मैंने कहा सरसरी से मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये भी हुआ है कल। उसके अलावा इमरान खान साहब ने ये बोला है कि उमर अय्यूब साहब जो हैं वो अपोज़िशन के चेयरमैन हैं, अपोज़िशन के लीडर नामज़द करा है मैंने, और वो ही जो मेरी पैगाम रसानी होगी अब उन्हीं के ज़रिए होगी और वही ऑथेंटिक होगी। उसके अलावा शेर अफ़ज़ल मुरव्वत को उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया है। जो शेर अफ़ज़ल मुरव्वत हैं उनके ख़िलाफ़ जो साज़िशें हो रही थी, उसके उनके लिए एक पैगाम है कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो अभी भी खान साहब की गुड बुक में शामिल हैं। तो अब तक की ये ख़ास थी। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इज़राइल जो जंगबंदी हो तो गई है यूएन के अंदर, मगर उसके ऊपर अभी अमल दरामद हो नहीं रहा है। करवाएगा कौन, ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि इज़राइल दुनिया की इकॉनमी चलाता है, अमेरिका को चलाने वाला इज़राइल है। सारे डैडी जो हैं अमेरिका के वो इज़राइल में रहते हैं, इज़राइल यहूदी हैं, तो वो उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है फ्री कि आप जितने मारना है आप मुसलमानों को मारें, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो सत्तू पी के सोना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको ये है कि बस मेरा घर महफूज़ रहे, बराबर में आग लगती है तो लगे। मुसलमान खाली नाम के मुसलमान रह गए हैं। बहरहाल वहाँ पर गज़ा में जो अब तक की जंग हुई है, उन्होंने कोई 25,000 टन बारूद इस्तेमाल किया है गज़ा के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर। हमास का नाम लेकर गज़ा के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर 25,000 टन बारूद इस्तेमाल किया है, और इतने में 12-13 हज़ार टन में एक एटम बम तैयार हो जाता है। तो इट मीन्स कि उन्होंने 2 एटम बम के बराबर जो है वो बारूद इस्तेमाल करा है, और कल भी 81 बंदों को उन्होंने शहीद किया है बम मारकर इसराइल ने। अच्छा देखें, जो बाहर वाले आ रहे हैं, अमेरिका आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, वो जब एड जो है वो फेंक रहे हैं तो वो पानियों के बीच में फेंक रहे हैं। तो बेचारे भूखे प्यासे, इतना कहत का आलम है कि वो भागे जा रहे हैं और उसके अंदर वो डूब भी जाते हैं। ये मुसलमानों के हाल हैं। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि मुसलमानों के साथ पाकिस्तान पे भी रहम फ़रमाए, इस मुल्क के ऊपर अपना रहम फ़रमा दे रमज़ानों के सदक़े, वरना जो हालात होते नज़र आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक इस दुखी दिल के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफ़ाज़त फ़रमाए। आप अपना ख़्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।